चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 5 में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में। तो हमने देखा था सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 में मैंने आपको बताया था कि एग्जेम्पशन मिलता है और कब मिलता है एग्जेम्पशन, तो ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसे मान लो कि किसी असेसी के पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और अगर वो अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और अगर उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कब आता है, अगर प्रॉपर्टी को 3 साल के बाद ट्रांसफर करते, सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे को असेसी एग्जेम्प्ट कर सकता है। खाली कंडीशन ये है कि वो कैपिटल गेन के पैसे से या तो नया प्रॉपर्टी खरीदना होगा या तो नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना होगा। खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम कितना दिया है, या तो 1 साल पहले खरीद लो ट्रांसफर डेट के, या तो 2 साल बाद खरीदो। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम कितना दिया कि ट्रांसफर डेट से 3 साल का टाइम दिया है कि नए प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि टाइम लिमिट, कि टाइम लिमिट क्या है। तो टाइम लिमिट यही था कि जिस डेट पे ट्रांसफर किया या तो उसके 1 साल पहले तक प्रॉपर्टी खरीदो या तो 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लिमिट था 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ डिपॉजिट। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है असेसी को कि नया प्रॉपर्टी अगर खरीदना है चाहे कंस्ट्रक्ट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक कर दो, मतलब 31 जुलाई 2020 तक। और अगर वो डेट तक नहीं कर पाते हो, ना परचेस कर पाते हो ना कंस्ट्रक्ट कर पाते हो, तो उस केस में क्या करना है, जो भी कैपिटल गेन का पैसा है उसको डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। खाली ये ध्यान में रखना है कि जो भी पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया है उसको ना तो मिसयूज करना है और ना ही उसको वहीं रहने देना है, मतलब नॉट यूटिलाइज नहीं करना है। क्योंकि अगर मिसयूज किया या उस पैसे का यूटिलाइज नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो एग्जेम्पशन दिया था उसको क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, उसके बाद था कि सेक्शन 54 में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होता है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है उसको कंपेयर किया जाता है कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी के साथ, कि नए हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना है या फिर कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, व्हिच एवर इज लेस। उसके बाद तो हमने देखा कंप्यूटेशन, कि कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, सेक्शन 54 रहेगा क्वेश्चन में। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक आएंगे, कैसे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो क्या बचता है, नेट कंसीडरेशन। फिर नेट कंसीडरेशन में से लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तब जाके बचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेस किया जाता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, जो कि क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी व्हिच एवर इज लेस। फिर जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद हमने देखा था लॉक इन पीरियड, कि जो नया हाउस प्रॉपर्टी होता है उसको नहीं सेल करने को गवर्नमेंट बोलता है 3 इयर्स तक। अगर विद इन द 3 इयर्स सेल कर दिया न्यू प्रॉपर्टी को, तो जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया था सेक्शन 54 में उसको विड्रॉ कर लेगा। कैसे विड्रॉ करेगा, तो इसका भी हमने स्टेटमेंट देखा कैसे कंप्यूटेशन करते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो क्या बचता है, नेट कंसीडरेशन। फिर लेस करते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। फिर लेस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और लास्ट में बचता था टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लास्ट में हमने देखा कि सेक्शन 54 किसके लिए एलिजिबल है, तो एलिजिबल है इंडिविजुअल्स के लिए एंड एचयूएफ के लिए, इनटू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। चलो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 54 ईसी। अब सेक्शन 54 ईसी में किसके एग्जेम्पशन मिलता है और किस चीज के लिए एग्जेम्पशन मिलता है, तो क्या बोला है, एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब ये क्या है, तो कैपिटल एसेट आप लोगों को पता था, हमने ऑलरेडी देखा है कि कैपिटल एसेट मतलब क्या। तो कैपिटल एसेट मतलब एनी काइंड ऑफ एसेट, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, ये हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट। सिवाय 5 चीज के, एक है मूवेबल पर्सनल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड बॉन्ड एंड स्पेशल बेरर बॉन्ड। ये 5 चीज को कैपिटल एसेट नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मूवेबल पर्सनल एसेट थे जैसे कि ज्वेलरी हुआ या ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर हुआ या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हुआ, जिसको कि हम क्या बोलते थे, कैपिटल एसेट हम बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है यहाँ पे कि एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट होने दो। सेक्शन 54 बोला था खाली हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन यहाँ पे बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट हो, अगर हम उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं
और ट्रांसफर करने के बाद अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब निकलता है, अगर कोई भी कैपिटल एसेट को 3 साल के बाद ट्रांसफर किया तो उस केस में निकलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 साल के अंदर ट्रांसफर किया तो क्या निकलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 4 ऐसे भी एसेट थे जहां पे मैंने बताया था एक ही साल का टाइम पीरियड है कि 1 साल के अंदर किया तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद किया तो लॉन्ग टर्म। और वो 4 क्या था, तो शेयर्स ऑफ द कंपनी या सिक्योरिटी रजिस्टर एंड द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। तो यहां पे यही बोला है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट है और अगर हमने उसको ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है इसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जेम्प्ट करने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो वही हमको यहाँ पे देखना है सेक्शन 54 इसी में। अरे सेक्शन 54 में क्या बोला था, खाली घर कि घर है, पुराने घर को बेचा, वहां से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर नया घर खरीदेंगे तो, या नया घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो, खाली घर। बाकी कोई भी अगर एसेट बिका है वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 54 इसी क्या बोलता है, एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट रहे अगर हम उसका ट्रांसफर करेंगे और अगर वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जेम्प्ट कैसे कर सकते हैं तो वो हमको यहाँ पे देखना है सेक्शन 54 इसी में। तो फिर से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि मिस्टर राम है और मिस्टर राम के पास कोई कैपिटल एसेट था, ठीक है। मिस्टर राम के पास कैपिटल एसेट था, मान लो कि ज्वेलरी था, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट में आता है। तो मान लो कि मिस्टर राम के पास कोई ज्वेलरी था और मिस्टर राम ने अपने ज्वेलरी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। ज्वेलरी को क्या कर दिया, ट्रांसफर। ज्वेलरी को ट्रांसफर करके इट मींस कि सेल करके मिस्टर राम को मान लो कि 5 लाख रुपया मिला, 5 लाख। तो ये 5 लाख उसको मिला और मान लेते हैं कि ये 5 लाख था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। मतलब ज्वेलरी जो था उसको 3 साल के बाद बेचा था तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। तो मिस्टर राम ने अपना ज्वेलरी बेचा, ट्रांसफर किया, 5 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। अब अगर मिस्टर राम को ये 5 लाख रुपए में गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्पशन चाहिए सेक्शन 54 इसी में, तो उसके लिए क्या करना होगा मिस्टर राम को, तो क्या बोला है देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट शुड बी एग्जेम्प्टेड। बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट हो अगर उसको ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो इसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो शुड बी एग्जेम्प्टेड, उसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, कितना यहाँ पे कैपिटल गेन का अमाउंट 5 लाख, तो बोलता है द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई, एनएचएआई का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आरईसीएल जिसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। तो बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट बेच के अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो भी अमाउंट होगा, जो कि हमने कितना लिया 5 लाख, ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, तो ये अमाउंट 5 लाख क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन ये एग्जेम्प्ट कब होगा ये अमाउंट, तो बोला है इट शुड बी एग्जेम्प्टेड इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, ये जो कैपिटल गेन का पैसा है 5 लाख रुपया, तो बोला अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई और आरईसीएल। तो बोलता है कि अगर मिस्टर राम को ये 5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा एग्जेम्प्ट करना है, तो ये 5 लाख से उसको परचेज करना होगा बॉन्ड, मिस्टर राम को बॉन्ड परचेज करना होगा। और कोई भी बॉन्ड नहीं, जो बॉन्ड इशू कर रहा है एनएचएआई या फिर आरईसीएल। एनएचएआई क्या है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आरईसीएल क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब क्या बोलता है गवर्नमेंट कि एनएचएआई ने जो भी बॉन्ड इशू किया या आरईसीएल ने जो भी बॉन्ड इशू किया, अगर मिस्टर राम ये कैपिटल गेन के पैसे से एनएचएआई का बॉन्ड खरीदता है या आरईसीएल का बॉन्ड खरीदता है, बॉन्ड क्यों खरीदता है कोई, अगर मिस्टर राम एनएचएआई के आरईसीएल का बॉन्ड खरीदेगा तो हो सकता है कि मिस्टर राम को उस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिले और बाद में जब बॉन्ड वापस दे देगा तो मिस्टर राम को पैसा भी वापस मिल जाएगा एनएचएआई से और आरईसीएल से।
तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है एनएचएआई को। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और आरईसीएल को भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एनएचएआई का और आरईसीएल का बॉन्ड खरीदे, कि ज्यादा पैसा जाएगा एनएचएआई के पास, ज्यादा पैसा जाएगा आरईसीएल के पास, तो इससे क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कंट्री का। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे यही बोला है कि अगर कोई भी असेसी है, तो हमने असेसी का नाम लिया मिस्टर राम, असेसी अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालता है, तो मान लो मिस्टर राम ने अपने ज्वेलरी को ट्रांसफर किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि असेसी अगर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे को एग्जेम्प्ट करना चाहता है, मतलब मिस्टर राम अगर ये 5 लाख को एग्जेम्प्ट करना चाहता है, तो उसको परचेस करना होगा बॉन्ड, चाहे तो एनएचएआई का बॉन्ड परचेस करे, चाहे आरईसीएल का, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। तो ये था कि सेक्शन 54 इसी में है क्या। तो वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट हो, अगर वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा तो शुड बी एग्जेम्प्टेड, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कब? इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, की जो कैपिटल गेन का अमाउंट होगा, इज यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई, कि वो कैपिटल गेन के अमाउंट से चाहे एनएचएआई का बॉन्ड खरीदो या तो आरईसीएल का बॉन्ड खरीदो, वो भी विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर। अब टाइम लिमिट है क्या? तो सेकंड है कि कितना टाइम लिमिट, मतलब कितने टाइम में बॉन्ड खरीद सकता है असेसी। तो बोला है द बॉन्ड शुड बी परचेज विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन भी कैपिटल एसेट बेचा, मान लो कि मिस्टर राम ने कैपिटल एसेट को सेल किया था 1 जनवरी 2020 को, तो यहां से उसके पास 6 महीने का टाइम है, या तो एनएचएआई का बॉन्ड खरीदने का या तो आरईसीएल का बॉन्ड खरीदने का, ओनली 6 मंथ्स का उसके पास टाइम है। ठीक है, तो ये था कि टाइम लिमिट। तो बोला है द बॉन्ड शुड बी परचेज विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि अगर बॉन्ड खरीदना है एनएचएआई का चाहे आरईसीएल का, तो खाली 6 मंथ्स का टाइम है, उतने टाइम में परचेस करना होगा, तब जाके सेक्शन 54 इसी में क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा असेसी को। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि हमने एग्जांपल क्या लिया, मिस्टर राम ने अपना ज्वेलरी बेचा कैपिटल एसेट, ज्वेलरी बेच के क्या निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख। अगर मिस्टर राम को ये 5 लाख एग्जेम्प्ट करना है, इस पे कोई टैक्स नहीं देना है, तो मिस्टर राम ने जिस दिन भी ज्वेलरी बेचा, मान लो 1 जनवरी 2020 को बेचा, तो वहां से मिस्टर राम के पास 6 महीने का टाइम है कि वो बॉन्ड परचेस कर ले, चाहे एनएचएआई का चाहे आरईसीएल का। अगर वो बॉन्ड परचेस करता है एनएचएआई का चाहे आरईसीएल का, तो जब भी वो बॉन्ड परचेस करेगा विद इन 6 मंथ, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 इसी में। उसके बाद हमने सेक्शन 54 में देखा था एक स्कीम ऑफ डिपॉजिट, कि अगर गवर्नमेंट ने क्या बोला असेसी को कि नया घर खरीदना था या नया घर कंस्ट्रक्ट करना था, तो ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न तक कर लो, और नहीं कर पाते हो तो पैसा डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। यहाँ पे स्कीम ऑफ डिपॉजिट है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद था अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, तो यहाँ भी अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना था, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, तो कितना कैपिटल गेन का अमाउंट 5 लाख, उसको कंपेयर करने का कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई आरईसीएल, कि असेसी ने कितने का बॉन्ड खरीदा एनएचएआई का और आरईसीएल का। तो मान लो कैपिटल गेन का अमाउंट था 5 लाख और असेसी ने बॉन्ड खरीद लिया 3 लाख का, तो 5 लाख और 3 लाख में से कम क्या है, 3 लाख, तो 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 54 इसी में। या मान लो कैपिटल गेन का अमाउंट है कितना है 5 लाख और इसने बॉन्ड खरीद लिया 7 लाख का, तो फिर से 5 लाख और 7 लाख दोनों में से कम क्या है 5 लाख, तो 5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कि कितना कैपिटल गेन का अमाउंट है उसको कंपेयर करने का, कि कितने का नया बॉन्ड खरीदा एनएचएआई का और आरईसीएल का। ठीक है, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं और एक चीज आपको बताता हूं कि लॉक इन पीरियड, मतलब कि सेक्शन 54 में भी हमने देखा था कि कैसे स्टेटमेंट बनता है, कैसे हम सेक्शन 54 आता है तो कैसे उसको एग्जाम करते हैं, स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं। तो सेक्शन 54 इसी का ही मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि लॉक इन पीरियड, कि लॉक इन पीरियड हमने सेक्शन 54 में भी देखा था। लॉक इन पीरियड वहां पे कितना था 3 ईयर, कि 3 साल तक जो नया घर खरीदा है असेसी ने उसको बेच नहीं सकता। अगर 3 साल के अंदर बेच दिया जो नया घर खरीदा है, तो जो उसको एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, तो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा विड्रॉ। अब यहां देखो लॉक इन पीरियड कितना है बॉन्ड के केस में, द बॉन्ड शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट एक्विजिशन। सेम कि बॉन्ड भी अगर खरीदा है तो बॉन्ड को भी 3 साल तक बेच नहीं सकते हैं। अगर विद इन द 3 ईयर बेच दिया तो क्या बोला है, बहुत लोग ऐसा करते थे कि बॉन्ड खरीद लेते थे
सेक्शन 54 इसी में एग्जेम्पशन ले लेते थे, बाद में बॉन्ड को बेच देते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर बॉन्ड खरीदा है, सेक्शन 54 इसी में एग्जेम्पशन लिया है, तो बॉन्ड को 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। तो यही बोला है द बॉन्ड शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट एक्विजिशन, की बॉन्ड को 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो क्या बोला है, इफ इट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर then exemption claimed earlier shall be withdrawn as follow। और अगर बॉन्ड को 3 साल के अंदर बेच दिया तो उस केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। कैसे विड्रॉ होगा तो मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखो यहां पे कंप्यूटेशन करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ, अब 3 साल के अंदर कोई भी चीज दिखता है तो क्या निकालते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स, कि अगर बॉन्ड्स को सेल कर देगा विद इन द 3 ईयर, 3 साल के अंदर, तो उस केस में एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। और उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे तो वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर से यहां पे 2 कॉलम बनेगा, 2 कॉलम्स, एक होगा कॉलम पर्टिकुलर्स का, ठीक है, सेकंड कॉलम होगा अमाउंट रुपीज, सेकंड कॉलम होगा अमाउंट रुपीज, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अब बॉन्ड को बेचेगा अगर 3 साल के अंदर, तो बॉन्ड बेच के कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा, तो उस पैसा जो आएगा उसको बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद जितने भी बॉन्ड को बेचा उसमें से क्या लेस करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस, कि बॉन्ड को बेचने के टाइम पे कुछ खर्चा तो नहीं लगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, इसको लेस करेंगे। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस जाएगा, अब जो बचेगा इसको हम क्या बोलेंगे, नेट कंसिडरेशन, ठीक है। फिर नेट कंसिडरेशन में से हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब निकालते हैं तो क्या लेस होता है वहां पे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, वहां पे लेस होता है लेस। अब देखो सेक्शन 54 में मैंने आपको बताया था कि जब विड्रॉ किया जाता है तो यहां पे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं, बराबर। तो अगर 3 साल के अंदर कोई भी नया प्रॉपर्टी बेच दिया, हाउस प्रॉपर्टी, तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। लेकिन सेक्शन 54 ईसी के केस में जब विड्रॉ किया जाता है एग्जेम्पशन, तो भी यहां पे लेस करते हैं फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने में भी बॉन्ड खरीदा था पूरा का पूरा हम यहां पे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने में बॉन्ड खरीदा था पूरा का पूरा हम लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद लेस होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। और इसके बाद जो भी यहां पे अमाउंट आएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे तो सब नॉर्मली हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कहां एग्जेम्पशन को विड्रॉ किया, तो अब इसके बाद इसमें ऐड किया जाता है, इसमें ऐड करते हैं ऐड एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, मतलब जो भी एग्जेम्पशन सेक्शन 54 ईसी में लिया होगा वो यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट में बचेगा वो आपका होगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये था लॉक इन पीरियड कि बॉन्ड को खरीदना है तो 3 साल तक बॉन्ड को बेच नहीं सकते हैं। अगर इसको 3 साल के अंदर में बेच दिया तो उस केस में जो एग्जेम्पशन मिला होगा, एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, तो एग्जेम्पशन आपका क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है।
और कैसे विड्रॉ होगा, तो इस तरीके से। सेक्शन 54 में थोड़ा अलग था, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, यहाँ पे पूरा एक्विजिशन को लेस कर दो, लेकिन लास्ट में ऐड कर दो जो भी एग्जेम्पशन क्लेम किया गया था, ठीक है। तो ये था कि कैसे एग्जेम्पशन को विड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक चीज था, एलिजिबल असेसी। एलिजिबल असेसी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 54 जो था वो दो लोग के लिए एप्लीकेबल था। कौन से दो लोग थे? एक था इंडिविजुअल और एक था हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। लेकिन ये जो है सेक्शन 54 EC, इट इज एलिजिबल फॉर ऑल असेसी। कोई भी असेसी हो जो टैक्स का पेमेंट करता है, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन 54 EC, ठीक है। तो सेक्शन 54 EC में किसका एग्जेम्पशन मिलता है? तो एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब कोई भी अगर कैपिटल एसेट है किसी के पास, अगर उसको बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है, ठीक है, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा होगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। खाली क्या करना होगा, उस पैसे से बॉन्ड खरीदना होगा, NHAI का चाहे RECL का, वो भी जिस दिन ट्रांसफर किया वहां से खाली 6 महीने का टाइम होता है बॉन्ड खरीदने का, चाहे NHAI का चाहे RECL का। फिर यहाँ पे स्कीम ऑफ डिपॉजिट तो था ही नहीं, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, तो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट और बॉन्ड का कॉस्ट जो भी होगा, दोनों में से जो लेस अमाउंट होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये मैं भी स्टेटमेंट में दिखाऊंगा कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉकिंग पीरियड, कि जो भी कंपनी ने बॉन्ड खरीदा, सॉरी इंडिविजुअल ने या जिसने भी बॉन्ड खरीदा और सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन ले लिया, तो बॉन्ड को 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। अगर विद इन द 3 ईयर, 3 साल के अंदर अगर बॉन्ड को बेच दिया तो एग्जेम्पशन जो क्लेम किया था सेक्शन 54 EC में वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा विड्रॉ, तो ये उसका कंप्यूटेशन है कि जो सेलिंग प्राइस होगा बॉन्ड का वो लो, लेस करो ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या बचेगा नेट कंसीडरेशन, लेस करो पूरा जो भी जितने भी बॉन्ड को खरीदा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस करो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर बॉन्ड पे कुछ इंप्रूवमेंट किया था तो, फिर जो भी बचेगा उसमें ऐड करने का जो भी एग्जेम्पशन क्लेम किया था सेक्शन 54 EC में, लास्ट में जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और एलिजिबल एसएससी की सेक्शन 54 EC किन लोग के लिए एप्लीकेबल है, तो सारे एसएससी के लिए, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। बाकी ये जो था अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, ये कैसे दिखाते हैं स्टेटमेंट में वो मैं भी आपको बताता हूं, फिर उसका हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन 54 EC, ठीक है। कॉपी करो जरा इसको, 2 मिनट फिर मैं लॉक करता हूं, फिर मैं स्टेटमेंट बनाता हूं। इसको कॉपी करो दोनों साइड। इसको भी कहां पास हो रहा है, क्या हुआ? ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेना यहां तक स्टॉप करके। बाकी अभी एक चीज और है कि ये जो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन है इसको हम कैसे दिखाते हैं स्टेटमेंट में, तो मैं आपको यहां पे बताता हूं, ठीक है। तो कर लेना इसको कॉपी, मैं यहीं पे कर रहा हूं इसको रब करके। चलो, तो इसको कैसे बनाते हैं इसका स्टेटमेंट, तो पहले तो लिखना होता है कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि यहां पे देखो बोला ही था ऊपर कि खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी एसेट को बेच के होगा तो उस पे सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं। तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को सेल करके जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसको हम कैसे एग्जाम करेंगे सेक्शन 54 EC में। तो सेम यहां पे भी 2 कॉलम आता है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
rupees ठीक है। सबसे पहला चीज यहां पे कि अगर हम कैपिटल एसेट बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और इसमें क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट, सेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट। ओके, उसमें से क्या लेस करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस। कैपिटल एसेट को बेचने के टाइम पे अगर कुछ खर्चा हुआ होगा तो लेस किया जाता है यहां पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट कंसीडरेशन। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो फिर इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना कि खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ परचेज, और फिर इसमें से लेस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका ही फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ इंप्रूवमेंट। क्यों लेते हैं इंडेक्स, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का वैल्यू चेंज होता है, तो इसलिए इंडेक्स लेना होता है, ठीक है। फिर जो बचेगा तो ये अपना होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये हुआ कैपिटल एसेट बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है। अब अगर इस पैसे का एग्जेम्पशन चाहिए सेक्शन 54 इसी में, तो ये पैसे से क्या परचेस करना होगा, बॉन्ड, चाहे एनएचएआई का चाहे आरईसीएल का, तब जाके एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54 इसी में। तो मान लेते हैं एसएससी ने बॉन्ड परचेस किया तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इसी। और 54 इसी में दो चीज को कंपेयर करना है यहां पे, कि एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, तो रोमन नंबर 1 अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट होगा ये अमाउंट यहां पे लिखेंगे, कैपिटल गेन का अमाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, और इसको कंपेयर करेंगे रोमन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई और आरईसीएल, मतलब कि एसएससी ने कितना बॉन्ड्स में पैसा लगाया एनएचएआई के और आरईसीएल के, और ये दोनों में से व्हिचएवर इज लेस, जो भी लेस होगा, जैसे मान लो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन 5 लाख था, बॉन्ड खरीदा 3 लाख का, तो 3 लाख कम है तो 3 लाख हम यहाँ पे लेस करेंगे, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बाकी तो अमाउंट और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में जो यहाँ पे बचेगा, जो लास्ट में बचेगा वो हमारा होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल, कभी कभी नील भी बच सकता है यहाँ पे, कि जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट था पूरे का बॉन्ड खरीद लिया तो नील ही बचेगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ऐसे निकलता है अगर सेक्शन 54 इसी का क्वेश्चन रहा तो। और लास्ट में एक नोट यहां पे याद कर दो कि मैक्सिमम बॉन्ड हम कितने का खरीद सकते हैं एनएचएआई का और आरईसीएल का, तो पर ईयर खाली 50 लाख का बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो बोला है इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54 EC is allowed maximum rupees 50 lakh
पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में कोई भी NHI RECL में खाली 50 लाख इन्वेस्टमेंट, तो ऊपर का भी कर सकता है, 70 लाख का करे, 80 लाख का करे, जो भी करे, लेकिन ये जो एग्जेम्पशन मिलता है ये मैक्सिमम सेक्शन 54 EC में खाली 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो किसी ने अगर 80 लाख का भी बॉन्ड खरीद लिया तो 80 लाख एग्जेम्प नहीं होगा, 50 लाख की होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था हमारा कि सेक्शन 54 EC का कंप्लीट थियरी। तो फिर से एक बार फटाफट देखते हैं सेक्शन 54 EC था क्या। तो एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मान लो असेसी के पास कोई कैपिटल एसेट है, वो अगर अपने कैपिटल एसेट को बेचता है और अगर वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे को एग्जेम्प्ट अगर करना है तो आसानी से एग्जेम्प्ट होगा। खाली करना क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे से बॉन्ड खरीदना है, NHI का चाहे RECL का, वो भी विद इन 6 मंथ, जब ट्रांसफर करेगा वहां से विद इन 6 मंथ। स्कीम ऑफ डिपॉजिट है नहीं, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, तो जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट होगा उसको कंपेयर करने का कि कितने का बॉन्ड खरीदा, दोनों में से जो कम होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। कैसे दिखाएंगे स्टेटमेंट में, तो ये रहा कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे कैपिटल एसेट के सेल पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसीडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो बचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये अमाउंट को अगर एग्जाम करना है सेक्शन 54 EC में, तो एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 EC ये अमाउंट यहाँ पे लेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और इसको कंपेयर करने का कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ NHI या RECL, मतलब कितने का बॉन्ड खरीदा NHI का RECL का, दोनों में से जो कम होगा उतना एग्जेम्प्ट होगा, जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक साल में खाली 50 लाख का कर सकते हैं NHI और RECL के बॉन्ड में। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे खाली 50 लाख तक अलाउ होता है लेस करने का, उससे ज्यादा नहीं। फिर हमने देखा था लॉक इन पीरियड कि एक बार बॉन्ड खरीदा तो 3 साल तक बेचना नहीं है, अगर 3 साल के अंदर बेचा तो एग्जेम्पशन जो यहाँ पे मिला था 54 EC में, गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगा, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, तो विड्रॉ, कि गवर्नमेंट वो वापस ले लेगा असेसी से। ठीक है, कैसे वापस लेगा, तो उसका भी हमने स्टेटमेंट देखा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसीडरेशन, फिर यहाँ पे लेस किया था फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो 54 था सेक्शन 54 उसमें लेस किया था रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लेस किया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर बच क्या गया, जो बचा उसमें हमने ऐड किया कि एग्जेम्पशन क्लेम कर दिया, मतलब जो भी एग्जेम्पशन था वहां पे ऐड होगा, फिर जाके बचेगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और वहां पे भी हमने नीचे देखा था कि एलिजिबल की सेक्शन 54 EC ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हर एसएससी के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 हमने इसके पहले के 2 लेक्चर्स में देखा, यहां तक हमारा कैपिटल गेन का थ्योरी था। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कैसे निकालता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या कैसे निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या सेक्शन 54 या सेक्शन 54 EC कैसे हम दिखाते हैं आंसर्स में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक ये पूरा कॉपी कर दो, ये सर का कर दो कॉपी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिखा हुआ है, बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लो लास्ट तक इसको।